शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है क्लास 12th का इंग्लिश का जो है चैप्टर 6 है ना 6 द सोल्जर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जो इसका जो है कुछ वर्ड जो है आप लोग दिए हैं जो इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिए पहले हिंदी, तो समझने में आप लोग आसानी पड़ेगा। पहला वर्ड है पैट्रियोटिक, है ना। पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति, है ना। पैट्रियोटिक मीन्स क्या होता है? देशभक्ति। दूसरा है फीलिंग्स। फीलिंग्स मीन्स होता है एहसास, भावना, है ना। फीलिंग्स मीन्स क्या होता है? एहसास, भावना। उसका तीसरा वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में, है ना, या वस्तुतः, है ना। उसके बाद है अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, है ना। अब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश। उसके बाद है केज बर्ड। केज बर्ड। केज बर्ड मीन्स होता है पिंजरा में बंद चिड़िया, है ना। केज मीन्स होता है पिंजरा और बर्ड मीन्स क्या होता है? चिड़िया, यानी पिंजरा में बंद चिड़िया को केज बर्ड बोलते हैं। समझ गए? चलिए अगला वर्ड है रूपट। सॉरी, ये तो है इनका नाम, ठीक है। विश। विश मीन्स होता है इच्छा, है ना। इच्छा, लालसा, कामना, है ना। विश मीन्स क्या होता है? इच्छा। उसके बाद है फॉरेन। फॉरेन मीन्स होता है विदेशी। फॉरेन मीन्स क्या होता है? विदेशी। उसके बाद है आठवां वर्ड ब्यूरियड। ब्यूरियड मीन्स होता है दफनाना, है, या दिया, दफना दिया जाना या दफनाना। ब्यूरियड मीन्स दफनाने का मतलब समझते हो ना, कोई मर उड़ जाता है तो उसको जो है ना अति करते हैं, दफनाया जाता है। गड्ढा खोद कर मुस्लिम लोगों में देखते हुए ऐसा अंदर डाल दिया जाता है, अपना लोगों में जो हिंदू में होता है जला दिया जाता है। तो ये ब्यूरियड मीन्स क्या होता है? दफनाना। उसके बाद ब्राउट ऑफ मीन्स होता है पालन पोषण करना। ब्राउट ऑफ मीन्स क्या होता है? पालन पोषण करना, यानी पालना यानी कि पोषना, पालना जिसको हम बोलते हैं तो बोलते हैं ब्राउट ऑफ। उसके बाद है ऑब्लाइगेशन। ऑब्लाइगेशन मीन्स होता है आभार। उसके बाद है 11वें वर्ड दिया नोबल। नोबल मीन्स होता है विनम्र, हाँ। नोबल मीन्स क्या होता है? विनम्र। उसके बाद थॉट। थॉट मीन्स होता है विचार। उसके बाद है लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स हंसी, है ना, या लाफ मीन्स तो मालूम है हंसी होता है, लाफ्टर मीन्स हंसी। ये आपका जो है इस वर्ड ये जितना वर्ड है 13 वो है ना। द सोल्जर के जो है चैप्टर पढ़िए, इसमें महत्वपूर्ण ये आपको भूमिका निभाएगा। इसको पढ़ने में आप लोगों को समझने में आसान बना देगा। द सोल्जर के लेखक जो हैं रूपर्ट ब्रूक है। कौन है? रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। और सोल्जर मीन्स होता है सैनिक, है ना। सैनिक जानते हो ना, जिसको हम लोग फौजी बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, है ना। इसी के बारे में जो हम लोग पढ़ना है, समझ गए। इसके बाद है इनका जो जन्म हुआ था रूपर्ट ब्रूक जी का 1887 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? कब हुआ था जन्म? 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? रूपर्ट ब्रूक जी का। उसके बाद इनका जो है मृत्यु हुआ, डायलिस मृत्यु होता है, जो 1915 ईस्वी में हुआ। समझ गए? जन्म कब हुआ था? 1887 में, और मृत्यु कब हुआ था? 1915 में। आगे समझे? यानी कि और क्वेश्चन रहेगा से क्या कहते हैं रूपर्ट ब्रूक जी का जो है जन्म कब हुआ था। ऑप्शन 4 को दे देगा, उसमें चुनना रहेगा, तो ध्यान रखिएगा 1887। समझ गए? अब पूछा जाएगा मृत्यु कब हुआ, डाइड कब हुआ, है ना, रूपर्ट ब्रूक जी। तो इनका जो है 1915 में हुआ था, यानी 1915 में। और हो सकता है पूछ दिया ये कितने साल जीवित थे, है ना, यानी कि इसमें से इतना घटा दीजिए तो जितना दिन बचेगा यानी जीवित रहे 28 साल। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक जी कितने साल जीवित रहे? 28 साल। हो गया क्लियर? ये आपका जो है इतना आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए अब आगे इसको समझिए। इस चैप्टर का जो है हिंदी हम लोग भी पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इस चैप्टर में। रूपर्ट ब्रूक जी का जो है जीवनी के बारे में हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे, जानेंगे। हाँ, इनके लिए लाइफ में जो है जीवन में ये क्या क्या ये हुआ उसके बारे में पूरा डिटेल समझिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रूपर्ट ब्रूक 1817 से 1915 वाज बॉर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, है ना। यानी कि रूपर्ट ब्रूक जी का जो है 1887 ईस्वी में, ठीक है, 1887 से 1915 ईस्वी का जन्म है, एक अकादमी परिवार में हुआ था। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक का जो है जन्म कब हुआ था? 1887 में, ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? 1915 में, है ना। कौन से परिवार में हुआ था? इनका जो है जन्म हुआ था एक अकादमी परिवार में हुआ था। ठीक है, उसका नेक्स्ट लाइन है हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल
where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge. उनके पिता रग्बी स्कूल में एक संचालक थे। संचालक यानी कि डायरेक्टर, यानी स्कूल चलाते थे। किनके पिताजी? रूपर्ट ब्रूक जी के पिताजी जो थे वे क्या चलाते थे? एक स्कूल के संचालक थे, है ना, स्कूल चलाते थे। जहां रूपर्ट ब्रूक को किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले शिक्षित किया गया था, है ना। यानी कि जैसे कि आप लोग भी पढ़ते हैं, अभी जैसे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फिर होता है ना जो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ा है, चाहे जैसे क्लास बाई क्लास जैसे कि पढ़ते होइएगा, पहले बच्चा में पढ़े होइएगा तो आंगनबाड़ी में गया होइएगा, है ना। अभी होता है ना इधर नियम से है। उसके बाद है 6 साल का हो जाता है तब उसका पहला में एडमिशन होता है प्राथमिक स्कूल में। फिर वहाँ पढ़ते पढ़ते क्या होता है, 5वां पास कीजिएगा तो 6ठा में जाइएगा तो होता है मध्य विद्यालय में, है ना, 6ठा से लेकर 8वां तक। फिर 8वां पास कर लीजिएगा तब 9वां में जाइएगा, 10वां में तो हाई स्कूल में, है ना। स्कूल का नाम है ना कुछ उत्क्रमित हाई स्कूल जो है आपका स्कूल का नाम, वो आगे सुने। फिर उसका हाई स्कूल पास कीजिएगा तो कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज पास कीजिएगा यानी महाविद्यालय, तब आएगा विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किए हैं, वैसा ही आप लोग जैसा भी इंटर पास कीजिएगा तब तो ग्रेजुएशन में जाइएगा तब यूनिवर्सिटी में। अभी आप लोग पढ़ते हैं कहाँ? महाविद्यालय में, ठीक है। अरे समझे। इसी तरह जो है इनका जो है पढ़ाई लिखाई हुआ था, है ना। रूपर्ट ब्रूक जी का वाज एजुकेटेड किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। उनके पिता रग्बी स्कूल में एक संचालक थे, है ना। यानी कहने का मतलब है कि रूपर्ट ब्रूक जी के पिताजी जो थे एक स्कूल संचालक थे, ठीक है। कौन से स्कूल? रग्बी स्कूल, है ना। और रूपर्ट ब्रूक जी के जो है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले, यानी पहले कॉलेज जाने से पहले शिक्षित किया गया था। कहाँ? जहाँ इनके पिताजी पढ़ाते थे, स्कूल चलाते थे, वहाँ पे। इतना क्या समझे। इसके बाद है W.B. Yeats द famous poet described him as the handsomest young man in England, है ना। यानी कहने का मतलब है कि रूपर्ट ब्रूक जी, है ना, प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats ने उन्हें इंग्लैंड में सबसे सुंदर युवक बताया है ना। W.B. Yeats जो है एक ऑथर हैं, है ना, कवि हैं। वो कहे हैं कि रूपर्ट ब्रूक जो थे वो अपने समय के इंग्लैंड के सबसे सुंदर, है ना, हैंडसम यानी लड़का लोग को बोला जाता है और लड़की लोग को ब्यूटीफुल बोला जाता है ना। तो अब से तो ब्यूटीफुल है कि हैंडसम कि ब्यूटीफुल लड़के में यूज होता है। हाँ, समझ गया ना। लड़का लोग जैसे ट्रांसलेट करना रहेगा तो ध्यान रखना, तो हाँ अब से एक सुंदर से कर देना, लिख देना अब से इज ब्यूटीफुल तो हो गया गलत, है ना। अब से इज हैंडसम। लड़का लोग देखता है हैंडसम क्रीम लगाता है और लड़की लोग फेयर लवली लगाती है, यही ना रहता है। हाँ। तो समझ आ गया ना। तो ये जो थे कौन? W.B. Yeats जो बोले कि ये जो इंग्लैंड के में जो है सबसे सुंदर व्यक्ति थे उस समय, ठीक है। कौन? रूपर्ट ब्रूक। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful Helen Barrier. उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका ग्रहण की जो अंततः एक युवा और सुंदर पतित योद्धा के मिथक में बदल गई। He died of septicemia on April 23, 1915 of the island of Lenus in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli. लेमनोस द्वीप से दूर एजियन में गोविपोली की लड़ाई के लिए जाने के रास्ते में सेप्टिसिमिया से 23 अप्रैल 1915 को उनकी मृत्यु हो गई, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि रूपर्ट ब्रूक जी जो है लड़ाई में होता है ना, फौजी सब देखते हो अपना ही यहाँ आर्मी सब देखते हो, तो नहीं होता है कोई कश्मीर में गया फिर वहाँ से
अति हुआ, तो फिर झारखंड में गया, फिर वहाँ से हुआ, तो जगह चेंज होते रहता है ना कुछ कुछ समय पे। बस वैसा ही रूपर्ट ब्रूक जी एक सैनिक थे, आर्मी थे, है ना, यानी इंग्लैंड के थे ये। तो इनकी जब जॉब में थे तो स्वाभाविक बात है कहीं भी लड़ाई हुआ तो जाना ही होता है सैनिक के काम में क्या है ना। तो ये जो थे रूपर्ट ब्रूक जी, तो लड़ाई के लिए जा रहे थे कहीं, है ना। तो क्या हुआ, ये 23 अप्रैल 1915 को जो है उनको मृत्यु हो गया रास्ते में, सेप्टिसिमिया में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, सेप्टिसिमिया में इनका मृत्यु हो गया, है ना। किनका, रूपर्ट ब्रूक जी का। कब, 23 अप्रैल 1915, है ना। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दे देगा से कब मृत्यु हुआ, तो 23 अप्रैल 1915, सीधे ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर खाली 23 अप्रैल नहीं दिएगा, सीधे 1915 देगा तो वही लगाइएगा। और वही में देगा 24 अप्रैल 1915, 23 अप्रैल 1915, 25 अप्रैल 1915, इस तरह से देता है ना। तो ध्यान रखिएगा कौन, 23 वाला लगाइएगा, समझ गए। चलिए आगे लाइन देखिए। ब्रूक को प्रथम विश्व युद्ध जो है, हाँ, ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोइट हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रूक को प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में देशभक्ति के लिए प्रेरित करने वाले युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है ना। यानी कि रूपर्ट ब्रूक जी हैं जो कवि हैं, है ना। ये जो है देश के जो भी सैनिक, देखते हो मोटिवेट करते रहते हैं कुछ आदमी सब। और किसी के देखोगे आर्मी वाले के पास जाओगे जो मोटिवेट करते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, तो बेचारा नहीं झगड़ा लो होगा, नहीं एकदम लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, एकदम सिंपल होता है। उसको दिमाग में ऐसा ना बात रखता है तो उस देश के प्रति उसको जुनून सवार हो जाता है, हाँ। देश के बारे में तो कुछ बोले उसको कुछ भी कर देगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये मोटिवेट जो है इंस्पायर देशभक्ति के लिए प्रेरित करने वाले युद्ध कवि के रूप में याद दिया जाता है, यानी कि इनको याद किया जाता है। किनको, रूपर्ट ब्रूक जी को। हिज रिपुटेशन chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। यानी कि उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से 5 युद्ध गीतों पर टिकी हुई है, जिनमें से द सोल्जर निस्संदेह सबसे अच्छी और सबसे अधिक संकलित है ना। कहने का मतलब है यानी कि 5 जो है उनके प्रतिष्ठित जो है लाइन की जो है ये गीतों पर टिकी हुई है, यानी कि गीत है, कविता है रूपर्ट ब्रूक का। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, द सोल्जर। ये इनके जीवन के बारे में है ना, ये पूरा आप लोग जाने हैं, समझ गए। हाँ, तो आप लोग बताइए कि रूपर्ट ब्रूक जी का जो है जन्म कब हुआ था, 1887 में। मृत्यु कब हुआ था, 23 अप्रैल 1915। हाँ। इनके पिताजी क्या थे, क्या चीज़ के, स्कूल, हाँ, स्कूल के संचालक थे। आगे सुने। और इनका जो है ये कहाँ जा रहे थे तो इनका मृत्यु हो गया, युद्ध में। नहीं, सिप्टेमिया कुछ बताया है ना, सेप्टिसिमिया में, है ना, रास्ता में ही इनको डेट ये हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब इनके जो है कविता है द सोल्जर, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इनके तो जीवनी के बारे में समझ गए। द सोल्जर देखिए, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी डैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड डैट इज ए फॉर एवरी एवर इंग्लैंड। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में यही सोचना कि विदेश में ज़मीन का कोई टुकड़ा है जो अब हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया है ना। कहने का मतलब है कि रूपर्ट ब्रूक जी कह रहे हैं अगर हम मर जाएं, हाँ, तो ये सोचना आप लोग कि जो ज़मीन का टुकड़ा है ना, कि विदेश में जो है ज़मीन का टुकड़ा जो अब हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया है ना। यानी कहने का मतलब कोई भी सैनिक अपने देश की रक्षा करता है और नहीं, और वो लड़ते लड़ते मर जाता है तो पूरा वो जो बॉर्डर पर से तो हटिए गया ना, तो कोई भी उसमें एंट्री ले लेगा। देखते हो सैनिक बॉर्डर पे रहता है ना, तो दूसरे देश वाला नहीं घुसे, है ना, तबाही नहीं मचाए, कोई कब्जा नहीं करे, सब होते नहीं रहता लड़ाई झगड़ा तुम सुनते हो।
तो वही कह रहा है, ये रूपर्ट ब्रूक जी कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में यह सोचना कि विदेश में ज़मीन का कोई टुकड़ा है जो अब हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया है। हो गया। चलिए नेक्स्ट है देयर शैल बी इन द डेट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। उस समृद्ध मिट्टी में और भी समृद्ध मिट्टी दफन हो गई है ना। यानी कहने का मतलब है, यानी कि ज़मीन तो समृद्ध है, हर चीज़। क्या हम लोग इस पर रह रहे हैं ज़मीन में, तो हम लोग से कुछ मांग रहा है ज़मीन? कुछ नहीं मांग रहा है, हैं? इस पर हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं, खराब से खराब काम कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, धरती पे कर रहे हैं ना इस ज़मीन पे। क्या कभी हमको कहा से तुम हमको ये पे इतना वजन हम लोग डाले हुए हैं, क्या इसमें उनको दर्द नहीं होता होगा? धरती माता को तो होता ही होगा, हैं? कभी तक तो लोग कुदाल लेके इसको तन देते हैं, तो क्या कि तुम अगर कोई आदमी पर चला दिया जाए कुदाल तो क्या होगा? उस पर हर बैल चला दिया जाता क्या होगा? ट्रैक्टर चला दिया जाए तो क्या होगा, है ना? लेकिन ये लोग ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया है ना। ये दीजिए, सॉरी क्या चले गए। हाँ, उस समृद्ध मिट्टी में और भी समृद्ध मिट्टी दफन हो गई है ना। यानी समृद्ध मिट्टी है ना। यानी समृद्ध के यानी धनी है धरती माता। और जो हम लोग शरीर है क्या होगा, एक दिन क्या होता है, इसी में दफन होता है, जला दिया जाता है या इसमें दफना दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो क्या होता है, उसको हवा में उड़ा दिया जाता है, नहीं ना, जब दफनाया जाता है इसी धरती में, है ना, इसी ज़मीन में। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ए डस्ट whom England bore shaped made aware gave once her flowers to love her ways to roam। वो धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया और बुद्धि दी, यानी कि जो भी देश में जो भी व्यक्ति है वह कि अपना गुण गाता है। अपना देश के रहते तो अपना देश के भारत के गुण गाते हैं, इंग्लैंड के हैं इसलिए इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो वो धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, है ना। अब हम लोगों के बारे में अगर कहा जाता है हम लोग भारत में जन्मे तो भारतीय के बारे में बताएंगे। जन्म दिया और बुद्धि दी, यानी कि यहीं पर हम लोग पढ़े हैं लिखे हैं, जन्म लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। फिर इसी में दफन हो जाएंगे एक दिन, है ना। तो वही कह रहे हैं से जो धूल जिससे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, आकार दिया है और वृद्धि दी है, बुद्धि दी है, वृद्धि ने बुद्धि, जिसे प्यार करने को अपने फूल दिए हैं, घूमने को अपनी गलियां दी है, यानी सब कुछ तो हम ही लोग को अपने देश में दिया है। क्या हम लोग यहाँ घर द्वार देकर हम लोग इंग्लैंड में घूमने चले जाते हैं, अभी चल जाते हैं? नहीं, सब कुछ यहाँ पे करते हैं। यहाँ के गली है, यहाँ के खेत है, यहाँ के चौराहा है, यहाँ के हर चीज़ है ना। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर washed by the rivers blessed by sons of home। इंग्लैंड का शरीर इंग्लिश हवा को सांसों में भरता हुआ, वहाँ की नदियों में नहाया, वहाँ के सूरज में तपा हुआ, है ना। यानी कहने का मतलब है जो इंग्लैंड में हैं, रूपर्ट ब्रूक जी इंग्लैंड के कह रहे हैं इंग्लैंड का शरीर है, तुम्हें का ना शरीर है, इंग्लिश हवा को सांस, तुम्हें का ना हवा कि यहाँ भारत से ले जाते हैं कि पाकिस्तान से ले जाते हैं कि चीन से, हवा तो नहीं कहती होता है, सांस में भरता हुआ, वहाँ नदियों में नहाना, है ना। अब वहाँ के तो वहाँ का नदी में नहाएंगे कि यहाँ के नहाएंगे? हम लोग यहाँ के घर द्वार से यहाँ पर नहाएंगे, यहाँ के नदी में ना, तो चले जाएंगे विदेश नहाने के लिए। वहाँ के सूरज में तपा हुआ, है ना, इंग्लैंड के सूरज में तपा हुआ। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, और सोचना कि इस दिल से सारी बुरी यादें मिट गई हैं। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। अनंत चेतना के एक कंपन ने इस विश्व को वह लौटाया जो इसे इंग्लैंड ने दिया। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। वहाँ के दृश्य, कहाँ का, इंग्लैंड का दृश्य
वहाँ की आवाज़ें, यानी कि इंग्लैंड की आवाज़ें वहाँ के दिनों की तरह, इंग्लैंड के जो दिन है वहाँ की तरह खुशनुमा सपने दोस्तों से सीखी, हंसी और सहृदयता हृदय से शांत इंग्लैंड के स्वर्ग में, है ना। यानी कि वहाँ जो व्यक्ति वहीं का ना, वही ना स्वर्ग हुआ उनका। हम लोग भारत के हैं तो भारत हम लोगों के लिए स्वर्ग है ना। तो ये सब वहाँ से सीखे। यही है 10 सोल्जर के बारे में, सैनिक के बारे में, है ना। ये रूपर्ट ब्रूक जी कह रहे हैं। आप लोग समझ आ गया। चलिए आप तो इसको जो है वर्ड लिख लिए, बस आपका क्वेश्चन आंसर करना ना। क्लोज कर।